वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। एंड आज से यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। जैसे कि आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम डेली करंट अफेयर्स को तैयार करवाइए, तो यहाँ पर मैं आपको डेली करंट अफेयर्स तैयार करवाऊंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव टू से समथिंग टू ऑल ऑफ यू, एज आई मैंशनड अर्लियर दैट आई विल टीच मंथली करंट अफेयर्स, but I realized that daily current affairs is also important, so I decided to start daily current affairs here. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी कन्फ्यूज़न में रहें बाद में, तो मैं ये चीज़ पहले ही मेंशन कर देती हूँ कि नैनश्री क्लासेस का जो एम है वो ये है कि आप जो है यहाँ पर क्वालिटी, जो आपकी चीज़ें होती जो जिनमें क्वालिटी होती है वो चीज़ें यहाँ पर प्राप्त करें, ना कि क्वांटिटी। बिकॉज आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके का होने वाला है। यहाँ पर आपको कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर आपको फोकस करना होगा क्वालिटी पर, नॉट क्वांटिटी। सो आप ये चीज़ समझ जाएंगे अब। तो यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में, बिकॉज मैं ये चीज़ पहले ही आपको मेंशन कर दूँ कि ये अब आपका करंट अफेयर्स चलता रहेगा जब तक आप लोग चाहेंगे। तो ये चीज़ मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको एक दिन में 10 ही क्वेश्चन दूँ, या ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में मैं आपको 8 ही क्वेश्चन दूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दूंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उस डे के, क्योंकि अननेसेसरली करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो लेस इम्पॉर्टेंट है। और अगर मुझे लगता है कि हाँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं ज़रूर यहाँ पर शामिल करूँगी। सो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि आपको जो है एक स्मार्ट स्टडी करनी है, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, जो कि मैं बार बार मेंशन करती रहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है, आप लोगों को अप्रोच किस तरीके का रखना है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। तो अब ये चीज़ें मैं डेली रिपीट नहीं करूँगी। आज मेरा पहला दिन था और आप लोगों का भी पहला दिन है करंट अफेयर्स के लिए। सो मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं पहले ही आपको मेंशन कर दूं। हो सकता है किसी दिन आपको 5 क्वेश्चंस मिले, हो सकता है किसी दिन 7 मिले, किसी दिन 10 मिले। इट डिपेंड्स ऑन आवर इम्पोर्टेंस। सो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी जुलाई 2022 में अपनी लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको पहले ही मेंशन कर दूँ, जो भी चीज़ आपकी फर्स्ट टाइम होती है वो करंट अफेयर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक पहली महिला की बात की जाए या फिर पहले पुरुष, तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो महिलाओं का क्षेत्र है वो अभी भी थोड़ा सा पीछे है। तो पहली महिलाओं से संबंधित चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। कोई पहली कंपनी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं जो फर्स्ट वाली होती हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि ऐसी आपकी कौन सी कंपनी है जिसने लिथियम आयन सेल जो है आपकी, उनके लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त किया है। तो वो कंपनी आपको बतानी है यहाँ पर। तो जो कंपनी है उसका नाम क्या है, वो है आपकी गोडी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कंपनी का नाम क्या है। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। अब बात आती है कि ये जो आपकी कंपनी है GODI, ये आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी बेसिकली हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर, हैदराबाद में। तो याद रखिएगा कि हैदराबाद में आपकी ये स्थित कंपनी है। अब बात आती है आपकी VIS की, यानी कि आपके जो भारतीय मानक ब्यूरो हैं इनकी। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो आपके जो भारतीय मानक ब्यूरो हैं, ये जो भारतीय मानक ब्यूरो हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना जो इनकी हुई थी वो बेसिकली हुई थी 23 दिसंबर 1986 को इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात आती है हेडक्वार्टर्स की। तो हेडक्वार्टर्स इनके याद रखिएगा, इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं आपके पुरानी दिल्ली में। कहाँ पर है, पुरानी दिल्ली में। ठीक है, तो ये हुआ आपका हेडक्वार्टर। इनकी स्थापना कब हुई थी ये याद रखना है। देखिए, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं करंट अफेयर्स के। सो मैं इसको हटाती हूँ और आपको सिखाती हूँ। ये सिर्फ मैं आपको एक ही क्वेश्चन में बताऊँगी, क्योंकि बार बार अननेसेसरी इसको मेंशन करने में मुझे भी दिक्कत होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी जब मैं बार बार चीज़ें रिपीट करूँगी। सो एक बार मैं आपको बता देती हूँ और नोट्स आपको उसी तरीके से बनाने हैं। हालांकि मैं आपको आगे एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेट, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं और किस तरीके से जो आपके स्मार्ट स्टडी करने वाले होते हैं, जो टॉपर्स लोग होते हैं, वो नोट्स बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एक बार, तो आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई बड़ा जो है प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले हेडिंग लिखनी पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना होता है। तो आपको क्या लिखना है, भारतीय लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी। ठीक है,
इतना ये आपको हेडिंग लिखना है, इसको आपको अंडरलाइन कर देना है और इसके आगे आपको डैश लगा के लिख देना है ये आपकी गोडी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके आगे जब आप लिख देंगे गोडी इंडिया लिमिटेड, फिर आपको लिखना है एरो लगा के यहाँ पर कि ये कहाँ पर है, तो ये आपकी हैदराबाद में है। इस तरीके से आपने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख दी। उसके बाद आती है आपकी भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में, यानी कि BIS के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी लिखनी है, जो मैं आपको बताई हूँ कि BIS की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आप स्थापना लिखिएगा कि इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो ये होता है नोट्स बनाने का तरीका, एक आपको हेडिंग के फॉर्म में लिखना है। इससे चीज़ें क्लियर रहेंगी और आपकी नज़रें भी जल्दी से पड़ेंगी। क्वेश्चन के फॉर्म में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। सो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका हर वर्ष जो है 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं पेन चूज़ कर लूँ, तो 11 जुलाई आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग 1 जुलाई के बारे में भी जान लेते हैं कि 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 जुलाई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपको राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा आप जो है इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। और अब आपकी बात आती है 2 जुलाई की, कि 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो 2 जुलाई को याद रखिएगा विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व खेल पत्रकार दिवस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विश्व खेल पत्रकार दिवस आपका 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 जुलाई को ऐसा आपका ऐसा कोई डे सेलिब्रेट नहीं होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है बेसिकली आपके 1989 में, 19 इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी, ठीक है। सॉरी, मेरी बेल बज गई, आप लोगों को थोड़ा सा नॉइज़ आई होगी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आप लोग, मुझे पता है, बहुत अच्छे हैं इस मैटर में कि आप लोग मैनेज करते हैं चीज़ों को। सो याद रखिएगा कि आपकी जो स्थापना है इनकी कब की गई थी। तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये जो आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इनकी गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी, ठीक है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो क्या आता है, वो आती है आपकी थीम। तो थीम थोड़ी सी आपकी जो है लंबी है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब आपको इसमें किस तरीके से अपने नोट्स को बनाने हैं, तो आपको क्या लिखना है, विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बगल में आपको लिखना है साइड में डैश लगा के 11 जुलाई, एंड आपको फिर ये वाली जो लाइन है ये लिख लेना है, एंड अदर में आपका डेज में आपका ये चला जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आई थिंक इतनी बड़ी थीम आपने शायद ही कभी पढ़ी होगी कि किसी दिवस के लिए इतनी लंबी सी थीम है। अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो थीम भी उसी हिसाब से है इस बार की। याद रखिएगा कि इस बार की थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और थीम के लिए आपको अलग से एक पेज बनाना है अपनी कॉपी में, वो मैं आपको सिखा दूंगी, अभी आप बस करते जाइए, ठीक है। अभी आप इसमें लिख लीजिएगा थीम क्या थी आपकी, 8 बिलियन की दुनिया। क्या है आपकी थीम, 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर अवसरों का दोहन, और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। तो आप सोच सकते हैं कितनी लंबी सी थीम है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 8 बिलियन की दुनिया। देखिए ये दुनिया पूरी आपके जो वर्ल्ड है उनकी जनसंख्या की बात की जा रही है, आपके प्यारे भारत की जनसंख्या नहीं, क्योंकि वो सब आप सभी को पता है कितनी है। तो ये पूरे आपके वर्ल्ड की जो है कैलकुलेट करके रखी है। सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर अवसरों का दोहन, और सभी के लिए अधिकार
विकल्प सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये इनकी थीम है जो कि आप लोगों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। सो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, जो कि आप सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है। तो आपका ये जो खिताब है वो किसने जीता है, आप सभी को पता होगा कि ये जो खिताब है बेसिकली आपके राफेल नडाल साहब ने जीता है। सो यहाँ पर सॉरी, आपके नोवाक जोकोविच साहब ने जीता है, राफेल नडाल ने नहीं जीता है। मैं फ्रेंच ओपन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। मैं पेन का कलर चेंज कर ले रही ताकि आपको क्लियरली चीज़ें दिखें। तो नोवाक जोकोविच साहब ने ये आपका जो खिताब है ये जीता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नोवाक जोकोविच ये जो हैं ये बेसिकली किस कंट्री के हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अब ये पैटर्न बहुत फॉलो होने लगा है, उनकी कंट्री के बारे में पूछना, उपविजेता के बारे में पूछना, और उपविजेता की जो कंट्री है कि किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं ये पूछा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि ये आपके सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। तो आपको इनके बगल में इस तरीके से सर्बिया लिख लेना है। आपको अपने नोट्स को कंसाइज फॉर्म में रखना है। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेंदी नहीं रखना है आपको। तो बगल में ही आपको एक ब्रैकेट में जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसमें लिख लेना है कि ये आपके सर्बिया के हैं। ठीक है, और ये जो इनका खिताब है नोवाक जोकोविच साहब का, ये इनका जो है कुल मिलाकर 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, ये भी आपको लिखना है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने 21वां जो ग्रैंड स्लैम खिताब है इन्होंने जीता है। ठीक है, सो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपसे किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड स्लैम प्रिक्स जीता है। ठीक, सो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका जो बेसिकली ये फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर है ये आपका किसने जीता है, ये आपका जीता है चार्ल्स लेक्सलर ने। किसने? चार्ल्स लेक्सलर ने जीता है। इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कौन है? तो ये आपकी बेसिकली फेरारी रेसर है। कौन है? फेरारी रेसर है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फेरारी रेसर। ठीक, जब कभी भी आपको ये प्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको जो सेकंड नंबर पर यानी कि जो उपविजेता होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो सेकंड नंबर पे थे ये थे आपके सेकंड नंबर पे। ठीक, तो सेकंड नंबर वाला भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है आपसे कि पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं। अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जब आप इनकी एज सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। एंड हम लोग अभी 22, 23 एंड 24, 25 एज के ग्रुप के लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब का जो एनालिसिस है वहाँ पर शो होता है कि मेरे से जो जितने लोग जुड़े हुए हैं वो किस एज ग्रुप के हैं। तो उसमें बेसिकली यही जो एज ग्रुप है वो लाई करता है। तो यहाँ पर हम लोग इस एज ग्रुप के हैं और सोचिए 19 साल की लड़की ने ये आपका जो है इस इतने बड़े टास्क को पूरा किया है, जो कि हैं आपकी कौन? जानवी डोंगती। कौन है? जानवी डोंगती हैं। इनको ज़रूर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आगे आप लोग लिख लिया करिए कि ये इंपॉर्टेंट है और जानवी डोंगती आपका आंसर सही होगा। बात ये आती है कि ये बेसिकली आपकी कहाँ की हैं। तो ये आपकी कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। तो आंध्र प्रदेश को आपको इस तरीके से एपी लिखना है। देखिए कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं आप सीख जाएंगे मेरे साथ। जैसे आंध्र प्रदेश को आपको एपी लिखना है, हरियाणा को आप लोग एचआर लिखेंगे, यूपी को तो आप लोगों को पता होगा, एमपी का भी आप लोगों को पता होगा। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी आप जो है अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो आपका इससे टाइम बचेगा और आपको लिखने में भी ठीक लगेगा। तो ये आंध्र प्रदेश की हैं और मात्र 19 बरस की हैं, 19 ईयर की हैं ये। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य आपको बात करेगी वो ये है कि ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के लिए दुनिया भर से कुल 6 व्यक्ति चूज़ किए गए। कितने? आपके 6 पर्सन चूज़ किए गए, जिनमें से आपकी ये जानवी डोंगती जी हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। टोटल 6 व्यक्ति चुने गए हैं दुनिया भर से, पूरे वर्ल्ड से, जिसमें से आपकी जानवी डोंगती एक है। ठीक है, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इसको भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने जुलाई 2022 में वी.आर. अम्बेडकर साहब से जुड़े कितने स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? तो ऐसे कितने आपके जो स्मारक हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है, जो कि आपके बी.आर. अम्बेडकर साहब से जुड़े हुए हैं। इनको आप सभी लोग जानते होंगे, इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है, तो इनको तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके जो स्मारक हैं वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो 2 स्मारकों को, 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है, जो कि आपके किससे जुड़े हुए हैं? बी.आर. अम्बेडकर साहब से जुड़े हुए हैं। देखिए ये चीज़ अब आपको आनी चाहिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अपने मन में फ्रेम करेंगे, ये चीज़ अब आपको आनी चाहिए। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि हाल ही में आपके राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने 2 स्मारक जो हैं राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की घोषणा की है, और वो स्मारक किससे जुड़े हुए हैं? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब से जुड़े हुए हैं। कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अब आप लोग इस एज ग्रुप में हैं कि आप लोग अपने मन से क्वेश्चन को फ्रेम करिए। हालांकि मैं आपको सिखाऊंगी टाइम टाइम पर, बट आपको ये सोचते रहना है। यही है इस स्मार्ट स्टडी की तरफ आपका एक कदम। अब ये स्थल कौन से हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्थल कौन से हैं जिनको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाएगा आगे चल के। तो पहला जो है आपका वो कौन सा है? बड़ोदरा में संकल्प भूमि बरगद का पेड़ परिसर। ठीक है, कौन सा है? बड़ोदरा। मैं यहाँ लिख दे रही बड़ोदरा। कमेंट करिए कि वडोदरा कहाँ पर है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें अब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ोदरा में संकल्प भूमि बरगद का पेड़ परिसर। ठीक है, अब ये भी जानना जरूरी है कि ये क्यों फेमस है, आखिर इसको क्यों राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने की सिफारिश की जा रही है। इसका संबंध ओबियसली आपके बी.आर. अम्बेडकर साहब से होगा। तो यही वो जगह है जहां अम्बेडकर साहब ने जो आपकी अस्पृश्यता होती है 1917 में अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। सो आपको ये पता होगा अस्पृश्यता से संबंधित जो आपका एक अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है। सो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बारे में इन्होंने उन्मूलन के लिए जो संकल्प लिया था वो यहीं पर लिया था। एंड दूसरा आपको जरूर याद रखना है, दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र के सतारा में प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। कौन सा है? महाराष्ट्र की सतारा में आपका एक हाई स्कूल है, महाराष्ट्र के सतारा में प्रताप। इनको लिखिएगा जरूर, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आज मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा क्योंकि फर्स्ट डे है हमारा, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों से परिचित हो जाएंगे तो आपको भी कम टाइम लगेगा, एट द सेम टाइम मुझे भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हाई स्कूल को मैं इस तरीके से लिख दे रही, हाई स्कूल। ठीक है, यहाँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ओबियस सी बात है कि ये स्कूल है, तो इसमें आपके जो बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कौन सी? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और थोड़ी सी याद रखना कि जो आपका राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है यानी कि एनएमए, ये बेसिकली आपके भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना। और एनएमए के अध्यक्ष कौन है? तो वो तरुण विजय साहब है। कौन है? तरुण विजय। हालांकि ये मेरे पिताजी का नाम है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी आप लोग स्टडी कर रहे हैं सो याद रखिएगा कि तरुण विजय जो हैं आपके राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है इनकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की है जो अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है? सो अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं आपको अननेसेसरीली ना तो कोई क्वेश्चन पढ़ाऊंगी ना ही मैं सजेस्ट करूंगी। यहाँ सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। सो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? आपका प्यारा भारत। ये आपके भारत ने कर दिखाया है। इन्होंने क्या किया है कि आपके भारत देश के जो शोधकर्ता हैं इन्होंने नई सामग्री की खोज की है जो कि आपके अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। अब आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया में आखिर ये वाला काम किसने किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपका जवाहर नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, मैं यहाँ लिख देती हूँ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक
ये बहुत टफ़ होता है कि जब आप जो आपके इंग्लिश वाले टर्म्स हैं उनको हिंदी में लिखें, मुझे बहुत टफ़ लगता है। ऐसे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बेसिकली मैं बोल देती हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको हिंदी में आपको जो वर्तनी सुधार है वो तो नहीं करवा रही हूँ, और यहाँ पर आप लोग जो है इतना चीज़ें मैनेज कर लिया करिए। अगर कभी कुछ रह जाता है या कुछ मात्रा में गड़बड़ हो जाती है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ के जो आपके बेसिकली जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि आपके कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, ठीक है। ये भी याद रखना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाए। सो आपको याद रखना है कि बेंगलुरु में जो स्थित है, इन्होंने ये आपका जो है काम करके दिखाया है कि अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम रहा है। इन्होंने एक ऐसी सामग्री की खोज की है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपके कि आगामी राष्ट्रमंडल, एशियाई और ओलंपिक खेलों के लिए कौन सी कंपनी भारतीय ओलंपिक संघ की खेल प्रदर्शन और जीवन शैली भागीदार होगी। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। सो याद रखिएगा आप लोग कि आगामी राष्ट्रमंडल, एशियाई और ओलंपिक खेलों के लिए आपकी JSW इंस्पायर भारतीय ओलंपिक संघ की खेल प्रदर्शन और जीवन शैली भागीदार के रूप में होगी। सो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अभी आप थोड़ा सा बस भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में जान लीजिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। यही जो है क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, और हमें लगता है कि करंट जो अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा टफ है। आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है उससे आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। अब इट्स योर ड्यूटी, आप इस चीज़ को करें थोड़ा सा, ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इनकी जो बेसिकली स्थापना है वो कब हुई थी। तो इनकी स्थापना हुई थी आपकी 1927 में इनकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इनके कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली, ND यानी कि न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। इनके महासचिव कौन है, तो महासचिव याद रखिएगा राजीव मेहता जी जो हैं, राजीव मेहता जी जो हैं इनके महासचिव हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ महासचिव, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। सो इट वॉज योर लास्ट क्वेश्चन, एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी तरीके करेंट अफेयर्स के साथ, लेकिन उसमें अब आपको कम टाइम लगेगा क्योंकि ये पहला वीडियो था हमारा करंट अफेयर्स का। हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हमें एक दिन में कम से कम 15 से 18 मिनट देना है, इससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है। मैं आपको क्यों सजेस्ट करती थी कि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, बस इसी वजह से कि आपको 1 घंटे करंट अफेयर्स को डेली नहीं देना है। अगर आप 15 मिनट का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगता है सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक एक कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है मेरे लिए, मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, बिकॉज़ मेरे पास समय इतना कम होता है। अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में नहीं पता है, धीरे धीरे आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को खुद लगेगा कि मैम आप कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए, बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बट फिर भी आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है। सो इसी तरीके से आप लोग अपनी एनर्जी बनाए रखिए, एट द सेम टाइम मुझे भी मोटिवेट करिए और खुद भी मोटिवेट रहिए। कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेनी है वैकेंसी से रिलेटेड। मैं आगे आपको चल के बताऊंगी कि यदि आपका किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, बट आपको टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट।